मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है अंडजनन, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंडजनन कहते किसे हैं। अंडजनन की परिभाषा होती है जनन उपकला कोशिका में विभाजन के द्वारा अंडाणु के निर्माण को क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। जनन उपकला कोशिका में अंडाणु के द्वारा अंडाणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? अंडजनन कहलाता है। मतलब अंडाणु के निर्माण को अंडजनन कहते हैं। अब फिर इसके बाद आता है यहाँ पे कि स्थान कहाँ पर होता है। तो देखिए अंडजनन की क्रिया है वो मादा के कहाँ पर होती है? अंडाशय में, मादा के अंडाशय में होती है। और फिर इसके बाद अगर हम देखें हार्मोन, कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो मुख्य रूप से एक ही हार्मोन होता है, कौन सा? FSH, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना, ये हार्मोन होता है। अब आ जाइए इसकी प्रक्रिया। देखिए इसकी प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है, जैसे शुक्रजनन में होती है। शुक्रजनन में आपने देखा कि शुक्राणु का निर्माण है वो 2 चरणों में होता है। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि अंडाणु का निर्माण भी क्या होता है? 3 चरणों में होता है। और ये तीनों चरण जैसे उसमें थे, शुक्रजनन में थे, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, उसी हिसाब से इसमें भी क्या होंगी? तीनों अवस्थाएं होनी है। कौन कौन सी? गुणन, वृद्धि और परिपक्वन प्रावस्था। तो आप कह सकते हो कि यह प्रक्रिया निम्न 3 चरणों में होती है। अब इन चरणों को मैं आपको चित्र में डायग्राम के द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। किस तरह से? देखिए अगर आप देखेंगे नंबर 1 पे आता है गुणन प्रावस्था। आपको पता है कि जैसे शुक्रजनन में जनन उपकला कोशिका भाग ले रही थी, वैसे ही अंडजनन में कौन रहेगी? जनन उपकला कोशिका। और ये भी कैसी होती है? द्विगुणित। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये अपनी संख्या को बढ़ाती है। तो संख्या को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप जानते हैं संख्या क्या होगी? संख्या को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री। एक बार नहीं कई बार समसूत्री विभाजन होते हैं, कई बार समसूत्री विभाजन होते हैं। आपने देखा यहाँ पे कई सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। चूंकि इसमें क्या हो रहा है? कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है लगातार, इसलिए इस प्रावस्था को क्या कहते हैं? गुणन प्रावस्था। ठीक है ना। अब इसमें जो ये कोशिकाएं बनती हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं हम ओगोनिया। ठीक है ना। वहां पे हमने बोला स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे हमने क्या बोला? ओगोनिया। अब क्या होता है? अगली प्रावस्था आती है, वो कौन सी आती है? वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था में शुक्रजनन की बात करें अगर हम, तो शुक्रजनन में सारी की सारी कोशिका क्या करती है? आकार में वृद्धि कर रही थी। लेकिन अंडजनन में केवल एक कोशिका आकार में वृद्धि करती है। कोई सी भी एक कोशिका ये आकार में वृद्धि करती है। जब आकार में वृद्धि हो जाती है तो इसको बोलते हैं प्राथमिक उशिष्ट कोशिका। प्राथमिक उशिष्ट कोशिका। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अंडजनन की जो वृद्धि प्रावस्था होती है वो सबसे बड़ी होती है।
शुक्र जन्म की तुलना में। इसलिए इस प्रावस्था को हमने पीतक जनन के आधार पर, किसके आधार पे? पीतक जनन के आधार पर इसको 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? पूर्व प्री-विटिलाइनोजेनेसिस, पूर्व पीतक जनन और पीतक जनन अवस्था। पूर्व पीतक जनन अवस्था और पीतक जनन अवस्था मतलब प्री विटिलाइन स्टेज और विटिलाइन स्टेज। ठीक है, तो अब बात आती है पीतक क्या होते हैं। मैं आपको पीतक के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली पीतक को हम बोलते हैं अंग्रेजी में योग। जैसे आपने मुर्गी के अंडे में देखा होगा पीले रंग का एक द्रव भरा हुआ रहता है जो भ्रूण को पोषण देता है। क्या देता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। मुर्गी के अंडे में पीले रंग का जो होता है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकली, क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पीतक, अंग्रेजी में बोलते हैं योग। और पीतक के निर्माण को बोलते हैं पीतक जनन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको विटेलोजेनेसिस। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसका जो आकार बड़ा होता है उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि इसमें पीतक का निर्माण होता है। वहाँ तो सर्टोरी कोशिकाओं से भोजन लेके फिर उसका आकार बड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अंडे के अंदर पीतक का निर्माण होता है। तो पीतक का जब निर्माण होगा तो क्या होगा? उसका आकार बड़ा होगा और उसमें पोषण की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए हमने क्या किया है कि वृद्धि प्रावस्था इसकी लंबी होती है, इसमें पीतक बनता है। इसलिए हमने पीतक जनन के आधार पर इसको 2 भागों में बांट लिया। कौन कौन सा? पूर्व पीतक जनन अवस्था और पीतक जनन अवस्था। तो पूर्व पीतक जनन अवस्था में क्या होता है कि पीतक को बनाने वाली जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ क्या क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे इस अवस्था में तो क्या होगा? एक तो केंद्रक प्लस कोशिका द्रव, इनका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। पूर्व पीतक जनन अवस्था में केंद्रक तथा कोशिका द्रव का आयतन बढ़ता है प्लस गुणसूत्र की लंबाई क्या होती है? बढ़ती है। और इसमें गुणसूत्र जो होते हैं ना, इनका आकार हो जाता है रैप ब्रूस की तरह, मीन्स इस तरह से, इस तरह की आकृति है। लैंप को साफ करने वाला जो ब्रश होता है उसकी तरह इसकी आकृति हो जाती है। तो पूर्व पीतक जनन में इसमें क्या हुआ? एक तो इसका केंद्रक का आकार बढ़ा, कोशिका द्रव की मात्रा बढ़ी, साथ साथ में गुणसूत्रों की लंबाई भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो इसको बोलेंगे पीतक जनन अवस्था। ओके, अब क्या होगा? पूर्व पीतक जनन अवस्था। अब पीतक जनन अवस्था में क्या होगा कि उन पदार्थों का निर्माण होगा जो पीतक का निर्माण करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ इसमें क्या क्या होंगे? ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि की मात्रा क्या होती है? इसमें बढ़ जाती है। प्रोटीन ये मुख्य संगठन होता है किसका? योग का, जो क्या करता है? इसके आकार को बढ़ा कर देता है। तो पीतक का निर्माण हो गया। ये दोनों काम इसमें होते हैं वृद्धि अवस्था में। इससे क्या होता है? इसका आकार जो होता है ना, सामान्य की तुलना में बड़ा हो जाता है। अब जैसे ही बड़ा हो गया उसके बाद क्या करते हैं? इसमें विभाजन होता है। कौन सा? अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है। और ये कैसा होगा? अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन असमान होता है। इससे क्या होगा? एक तो कोशिका बनेगी बड़ी और एक कोशिका बनेगी छोटी। बड़ी कोशिका को हम कहते हैं द्वितीयक oocyte या oocyst, और इसको कहते हैं प्रथम
पोलर बॉडी, ध्रुव का, ऐसे कह दीजिए प्रथम ध्रुव का, ठीक है ना। अब ध्यान रखना यहाँ पे अंड जनन में क्या होगा, इसी अवस्था में अंडाणु मतलब द्वितीयक कोशिष्ट अंडाशय से निकल जाएगा और अंडवाहिनी में आ जाएगा। और जब यदि इसको शुक्राणु मिला मतलब निषेचन हुआ तो इसमें होगा वापस से क्या, अर्धसूत्री सेकंड। और अगर इसको शुक्राणु नहीं मिला तो इसमें अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन का होना और नहीं होना वो निर्भर करता है शुक्राणु पर। अगर शुक्राणु मिलेंगे तो करेगा और नहीं मिलेंगे तो नहीं करेगा। तो अभी आप कर देते हैं यहाँ वापस से कौन, मान लीजिए इसको शुक्राणु मिल गया, इसमें वापस से कौन सा विभाजन होगा, असमान अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। वापस से बड़ी कोशिका बनेगी और एक छोटी बनेगी और इसमें विभाजन होगा, इसमें इसमें इससे भी क्या, पहले से छोटी है तो आपने देखा 3 तो बनी है यहाँ पे क्या, ध्रुव का, और एक बनेगा यहाँ पे, अब बनेगा क्या, अंडाणु। चूंकि इस अवस्था में आपने देखा है, इस अवस्था में क्या बन रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहे हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन होने से इस अवस्था में कहते हैं हम मैचुरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। तो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। क्या हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है अंड जनन किसे कहते हैं, जनन फला कोशिका में विभाजनों के द्वारा अंडाणु के निर्माण को क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। अंड जनन कहाँ होता है, मादा के अंडाशय में। अंड जनन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में संपन्न होती है। गुणन प्रावस्था जिसमें क्या होता है, बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से कई सारी कोशिकाएं किसकी बनती, गोनिया की, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गुणन प्रावस्था। उसके बाद में कौन सी प्रावस्था आएगी, वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होगा कि सब शुक्र जनन की तुलना में अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था काफ़ी लंबी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, इसमें पीतक का निर्माण होता है। इसलिए हमने क्या किया, पीतक जनन के आधार पर हमने इस अवस्था को 2 भागों में बांट लिया, पूर्व पीतक जनन अवस्था और पीतक जनन अवस्था। पूर्व पीतक जनन अवस्था में क्या होता है कि केंद्रक और केंद्रक और कोशिका द्रव का आयतन बढ़ता है और गुणसूत्रों की लंबाई भी बढ़ती है, जिससे गुणसूत्रों का जो साइज है, आकार है, वो हो जाता है लैम्प पोस्ट की तरह हो जाता है। वहीं अगर हम देखें पीतक जनन में क्या होता है, पीतक को बनाने वाले पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो इन चीज़ों की अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इस कोशिका का आकार भी बड़ा हो जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कोशिष्ट कहते हैं। अब प्राथमिक कोशिष्ट में क्या होता है, तीसरी अवस्था में परिपक्व प्रावस्था में क्या होता है कि अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है, लेकिन ये कैसा होगा, असमान। जबकि शुक्राणु जनन में क्या होता है, ये समान होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 तरह की कोशिका बनेंगी, एक छोटी और एक बड़ी। तो छोटी को तो बोला हमने प्रथम ध्रुव काय और द्वितीय वाले को बोला द्वितीय कोशिष्ट। अब क्या होता है, अंड जनन में द्वितीय कोशिष्ट के रूप में अंडाणु बाहर निकलता है, ठीक है ना। ये वास्तव में अंडाणु नहीं है, इसका नाम होता है द्वितीय कोशिष्ट, लेकिन इसी के रूप में क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। और अंडोत्सर्ग के पश्चात जब ये द्वितीय कोशिष्ट अंडवाहिनी में आएगा, तो अंडवाहिनी में यदि उसको शुक्राणु मिल गया, उसने उसको छू लिया, तो छूते क्या होगा, वापस से अर्धसूत्री द्वितीय, और वो भी कैसा होगा, वापस से असमान होता है। असमान होने से क्या हो गया, एक तो बड़ी कोशिका रही, छोटी कोशिका, और ये पहले से छोटी थी, इनमें वापस से अर्धसूत्री सेकंड हुआ थी, कैसे बनेगी, छोटी। तो आप देखते हैं पूरा निष्कर्ष निकला कि 3 तो बनती हैं छोटी और एक बनती है बड़ी। तो छोटी जो बनेगी ना उसको बोलेंगे ध्रुव काय, और बड़ी बनेगी उसको बोलेंगे अंडाणु। इस तरह से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अगर आप इन देखें तो दोनों में अंतर पूछा जाता है कि क्या अंतर होता है इसके बीच में, शुक्र जनन और अंड जनन के बीच में। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, तो
तो आपको ये अलग से लिखना होगा। जब आपका वर्णन करते हैं गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्व प्रावस्था, तो वृद्धि प्रावस्था में आपको ये पूरा पॉइंट आपको अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, जबकि शुक्र जनन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे कई बार क्या होता है, अंतर पूछ लेता है कि क्या अंतर होता है, अंतर भी आपको पता होना चाहिए शुक्र जनन और अन्य जनन में क्या बेसिक अंतर होता है। देखिए सबसे सरल अपने अंतर लिख लेते हैं, तो सबसे सरलतम होता है। एक तरफ तो आप लिख लीजिए शुक्र जनन और एक तरफ लिख लीजिए आप अन्य जनन। तो ये क्रिया कहाँ होती है, जिसमें पाई जाती है नर में, और ये क्रिया कहाँ होती है, मादा में। ये क्रिया नर के किस भाग में होती है, वृषण में, और ये क्रिया कहाँ पर होती है, मादा में, अंडाशय में। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना। फिर वृद्धि प्रावस्थाएं आ जाएगी। तो सबसे पहले ये है कौन सी, गुणन प्रावस्था। तो गुणन प्रावस्था में दोनों में कोई अंतर नहीं होता। गुणन प्रावस्था में दोनों समान चलते हैं, उसमें भी संख्याएं बढ़ती है, इसमें भी संख्याएं बढ़ती हैं। अगर आप देखेंगे एक और अंतर देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें किसका निर्माण होता है और इसमें किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। इसमें शुक्राणु बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं, अंडाणु। ये तो सरल से होगा, अंतर हो गया। अब आ जाइए नंबर 4 पे, वृद्धि प्रावस्था में। तो इसकी वृद्धि प्रावस्था कैसी होती है, वृद्धि प्रावस्था कैसी होती है, छोटी। और इसकी वृद्धि प्रावस्था कैसी होती है, बड़ी होती है। ठीक है ना। फिर देख लीजिए 5वां, अगर आप देखेंगे वृद्धि प्रावस्था की लंबाई होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है, पीतक का निर्माण नहीं होता है। इसमें पीतक का निर्माण नहीं होता। तब किसमें क्या होता है, पीतक निर्माण होता है। ठीक है ना। उसके बाद में अगर आप देखेंगे नंबर 6 पे आ जाइए, अर्धसूत्री विभाजन परिपक्व प्रावस्था में आ जाइए, है ना। तो परिपक्व प्रावस्था में क्या होता है, परिपक्व प्रावस्था में अगर आप देखेंगे तो इसमें समान अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इसमें कैसा होता है, असमान अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, 4 शुक्राणु बनते हैं एक कोशिका से। और इसमें क्या होता है, एक अंडाणु तथा 3 ध्रुवकाल बनते हैं। ठीक है ना। और एक और लिख सकते हैं, अंतर तो बहुत सारे हैं, कितने भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन बेसिक तो आप याद कर सकते हैं। 8वां है, ये जीवन पर्यंत क्रिया चलती है। जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक शुक्राणु बनेंगे। और ये जो होती है ना, ये 45 से 50 वर्ष की आयु में क्या होती है, बंद हो जाती है। 8 है तो आपको 6 याद करने हैं, तो देखो सरल दिखा दिए हैं। तो कई बार ये भी आता है, ठीक है ना। और भी कई सारे अंतर हैं, जैसे शुक्र उसमें गुणन प्रावस्था की अगर हम बात कर लें तो गुणन प्रावस्था में अंतर है। क्यों, गुणन शुक्र जनन में सारी कोशिका, चारों कोशिका क्या होती है, आकार में वृद्धि करती है। जबकि अंडाणु में, अन्य जनन में केवल एक कोशिका क्या करती है, आकार में वृद्धि करती है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कौन सा, मादा अंडाणु की संरचना। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, स्तनी के अंडाणु की संरचना। स्तनी या मानव अंडाणु की संरचना कैसी होती है। तो देखिए अंडाणु वास्तव में जब बनता है ना, उस समय क्या होता है, इसमें निषेचन के समय एक तो इसके बाहर तरफ क्या होती है, 2 झिल्लियाँ होती हैं, जिसमें एक सबसे मोटी झिल्ली होती है अंदर की तरफ। ये मोटी कर देना आप, ये मोटी होती है, इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। और इसके बाहर टूट जाती है, टूटी हुई, ये टूटी हुई है
निषेचन समय टूट चुकी होती है। इस तरह से आप कोशिका डायग्राम बना लीजिए। ये टूटी हुई है, यहाँ पे देखो टूटी हुई कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, और इसके अंदर क्या होता है, योग भरा हुआ होता है। पर ये योग क्या होता है, कोरोना रेडिएटा जोना पेटिस से जुड़ा हुआ नहीं होता, इसके बीच में गैप होता है। तो इसमें ये क्या भरा हुआ है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, और साथ ही भरा हुआ होता है क्या, योग। तो योग जो होता है ना, योग की झिल्ली होती है, तो इसके साथ में टच नहीं होती, जुड़ी हुई नहीं होती, गैप होता है। तो गैप होने से जो एक झिल्ली बन जाती है, यहाँ पे इसे बोलते हैं विटेलाइन झिल्ली। विटेलाइन झिल्ली का मतलब होता है पीतक के द्वारा बनने वाली झिल्ली, और यहाँ पर होती है प्रथम ध्रुव का, जो पहली बनती है अर्धसूत्री फर्स्ट के द्वारा, और यहाँ पर होता है ये, यहाँ पर आप कह सकते हो द्वितीयक कुशिष्ट, या इसी को कहते हैं द्वितीयक कुशिष्ट का तंतु तंतु गुणसूत्र। तो ये संरचना होती है इसकी मानवीय स्तनी के अंडे की संरचना। तो ये चित्र आपको बनाना है, किताब में आपको मिल भी जाएगा और ये आ भी सकता है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट यहाँ पे, ओके। और इसके बाद में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है 32, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो